एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम टू आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट सीरीज, जहां पर हम 2025 के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट केसेस को एक एक करके आराम से आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस सीरीज के जो पहले दो केसेस है ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ सीरीज दैट यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। अब दूसरे केस में तो हमने सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क डिसीजन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बारे में जाना, जहां पर हमने सेंटर स्टेट रिलेशन आर्टिकल 200 201 को समझा, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और जुडिशियल रिव्यू के बारे में जाना, और एक गवर्नर को किसी बिल को लेके कितने दिन में एक्शन लेना होता है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो टाइमलाइन बनाई है इसे भी अच्छे समझा। आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज के तीसरे केस को अच्छे समझने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा केस है वो है गायत्री बालासामी वर्सेस आईएसजी नोवोसॉफ्ट का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन जजमेंट है, जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को क्या मॉडिफाई कर सकती है, और अगर हाँ तो कितना मॉडिफाई कर सकती है। तो इस जजमेंट में ना हम बहुत सारी नई चीजें समझने वाले हैं, जैसे आर्बिट्रेशन का फ्रेमवर्क क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड का नेचर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझेंगे, और इन सारी चीजों को समझते हुए इस जजमेंट को हम एनालाइज करेंगे और ये जानेंगे कि ये क्यों इतना इम्पैक्टफुल जजमेंट है। तो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ कोर्ट जा सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के भी कई लीगल तरीके होते हैं, जिसे हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर इन शॉर्ट एडीआर कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट, और आता है आपका आर्बिट्रेशन, जिसके अराउंड हमारा आज का ये केस है। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दो पार्टीज म्यूचुअली अग्री करके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, जो दोनों पार्टीज की बातें सुनती है और फिर एक आर्बिट्रल अवार्ड अनाउंस करती है। अभी जो आर्बिट्रल अवार्ड, इसका क्या नेचर होता है, तो कोई भी कोर्ट जो जजमेंट देती है उसका जो नेचर होता है बिल्कुल वैसा ही नेचर होता है आर्बिट्रल अवार्ड का। ये फाइनल होता है, लीगली एनफोर्सेबल होता है, बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। अब अगर किसी भी पार्टी को या दोनों ही पार्टी को आर्बिट्रल अवार्ड से कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स के अंदर इस आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो आर्बिट्रेशन में जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, ये इंश्योर करता है कि आर्बिट्रेशन में स्पीड होनी चाहिए, वो फाइनलिटी होनी चाहिए, एनफोर्सेबल होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए, और इसलिए कॉम्प्लेक्स कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड होती है। तो देखने में तो ये पूरा प्रोसेस काफी सिंपल लग रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो पूरी प्रॉब्लम आती है आर्बिट्रल अवार्ड को लेके कि कोर्ट्स इसमें कितना इंटरफेयर कर सकती है, क्या वो मॉडिफाई कर सकती है या नहीं। तो अभी तक हमने क्या जाना कि आर्बिट्रल अवार्ड को कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के पास पावर भी तो होनी चाहिए अगर आप चैलेंज कर रहे हो। अभी तक मतलब बालासामी का जो हमारा प्रेजेंट केस है, इससे पहले तक कोर्ट का क्या हाल था कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती तो कोर्ट सिर्फ दो चीजें कर सकते थे, उसे सेट असाइड या कैंसिल कर सकते थे। कोर्ट्स के पास आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर नहीं थी। मतलब ऑल इन ऑल क्या होता, प्रॉब्लम्स पार्टीज को हो रही थी, पार्टीज को पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस फिर से करना होता, फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन का जो एडवांटेज था, जो प्रो पॉइंट था कि इसमें स्पीड होती है, फाइनलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा था, क्योंकि कोर्ट इसे मॉडिफाई नहीं कर सकती और पूरा आर्बिट्रेशन प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ता है। अब इसी पॉइंट पे हम आर्बिट्रेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जान लेते हैं। बहुत सिंपल एक्ट है। तो एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत सिंपल, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, इसे समझना है। सबसे पहला है सेक्शन 5, जो ये कहता है कि कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक एक्ट स्पेसिफिकली उसका डिमांड ना करे। दूसरा है आपका सेक्शन 33, जो ये कहे कि अगर कोई ऑब्वियस एरर हो रहा है, टाइपोग्राफिकल एरर हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ऐसा कुछ में, उस केसेस में ट्राइब्यूनल्स इंटरफेयर कर सकते हैं, कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पीरियड है, 30 डेज, ऑर्डर के 30 डेज आने के अंदर आपको करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपको याद करना है वो है सेक्शन 34, जो ये कहता है कि कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स में आर्बिट्रल अवार्ड को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो आर्बिट्रेटर जो आपका केस सुन रहा है, अगर उसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ही फॉल्टी हो, या बायसनेस हो, इलीगैलिटी हो, आप अपने केस को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, फिर कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स में, उन केसेस में आर्बिट्रल अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 34 भी ये कहता है कि उन केसेस में भी कोर्ट के पास सेट असाइड है, कैंसिल करने की पावर है, मॉडिफाई करने की पावर अवेलेबल नहीं है। और लास्ट है सेक्शन 37, जो ये कहता है कि अगर सेक्शन 34 के अंदर किसी आर्बिट्रल अवार्ड जो चैलेंज किया गया, उसे सेट असाइड किया गया, कैंसिल किया गया,
तो उसके अगेंस्ट अपील आप सेक्शन 37 में कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ याद रखना है 34 जो सेट असाइड करने की पावर देता है, मॉडिफाई करने की पावर नहीं देता है। देखो अब ना आपके लिए एक गुड न्यूज है कि इस केस से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट पार्ट था, जो भी टेक्निकलिटी थी, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। तो इस पॉइंट तक आपको आर्बिट्रेशन का क्या फ्रेमवर्क होता है, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, क्या कंफ्यूजन है इसको लेके, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये सब आपने कवर कर लिए, तो आपका अच्छा फाउंडेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम जल्दी से इस प्रेजेंट केस के क्या फैक्ट से, कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो जानते हैं। तो 2006 तक गायत्री बालासामी आईएसजी नोवोसॉफ्ट में एज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही थी, पर सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंट्स के कारण उन्होंने 2 बार रेजिग्नेशन दिया, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया, उल्टा उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट उन्होंने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट की। ट्राइब्यूनल ने भी गायत्री बालासामी के फेवर में ही उन्हें 2 करोड़ का आर्बिट्रल अवार्ड दिया, लेकिन गायत्री बालासामी का कहना ये था कि ट्राइब्यूनल ने उनके बहुत सारे क्लेम्स को नहीं सुना, इसलिए मैं इस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करना चाहती हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कौन सा प्रोविजन है जो चैलेंज अलाउ करता है, सेक्शन 34। गायत्री बालासामी ने भी यही किया, उन्होंने सेक्शन 34 के अंदर इस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज किया। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच इस केस को सुन रही थी, जिन्होंने क्या कहा कि जो 2 करोड़ का आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया ये तो सही है, इसके एडिशन में हम इन्हें और 1.6 करोड़ का कंपेंसेशन अवार्ड कर रहे हैं। तो ये कहा गया, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई। तो सिंगल बेंच के अगेंस्ट डिवीजन बेंच ने क्या कहा कि जो 2 करोड़ का आर्बिट्रल अवार्ड है ये तो सही है, पर ये जो 1.6 करोड़ का एडिशनल कंपेंसेशन है ये काफी ज्यादा है। इसके जगह हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं, 2 करोड़ का आर्बिट्रल अवार्ड रहने देते हैं, प्लस 50,000 का एडिशनल कंपेंसेशन देते हैं। अब 1.6 करोड़ वर्सेस 50,000 काफी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग डिसीजन था, जिसके अगेंस्ट गायत्री बालासामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की, जो कि ना एक स्पेशल रिक्वेस्ट होती है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना चाहते हो। जब ग्रॉस मिसकंडक्ट होता है या ग्रॉस इनजस्टिस होती है या फिर कोई स्पेशल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, तब एसएलपी फाइल की जाती है। तो पहले तो इसे 3 जज बेंच के सामने रेफर किया गया, पर क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था कि क्या कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जज बेंच को रेफर किया गया। देखते हैं क्या होता है। अब ना हम हर साल ढेरों हेडलाइंस पढ़ते हैं, कई सारे जजमेंट्स को समझते हैं और इतने सारे डिटेल्स में लॉस्ट हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, द सिस्टम इज डिजाइन्ड टू बी कंफ्यूजिंग। इसकी टेक्निकलिटी ही इसके एंट्री बैरियर है, बट इट डज नॉट हैव टू बी लाइक दिस। इंपॉर्टेंट चीजों को समझना इतना मुश्किल, इतना कठिन नहीं होना चाहिए। और अगर आप क्लैट पीजी या किसी भी एलएलएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन यू हैव टू चेक आउट आवर फ्लैगशिप कोर्स ऑन क्लैट पीजी, जिसमें हम हर हफ्ते बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जजमेंट्स को आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट पर क्लैरिटी चाहिए, आप हमारे इन डेप्थ वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप हमारे मोस्ट लव्ड फीचर क्विक रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। दे आर इजी, दे आर क्विक एंड दे आर डाइजेस्टेबल, ताकि कंटेंट की लेंथ देखकर आपको एंजाइटी अटैक ना जाए। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, क्लैट पीजी के इस कोर्स में हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इतने सारे फन एक्टिविटीज कर रहे हैं, ताकि आप प्रेशराइज ना फील करो, आप एंग्शियस ना फील करो। सो इस कोर्स में डे 1 से वी टेक केयर ऑफ द एंटायर प्लानिंग, सॉर्टिंग आउट थिंग्स एंड स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर यू, ताकि आप उन चीजों पे फोकस कर सके जो रियली में मैटर करती है। तो इस एग्जाम को अगर आप एक अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, अपने लिए एक अच्छा डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, अच्छे मोमेंटम में आना चाहते हैं, सो डू चेक आउट आवर कोर्स। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इफ यू रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, आप इस कोर्स से सिर्फ ऑफर पेज चेकआउट करेगा एंड यू विल सी द डिफरेंट वेज इन व्हिच वी कैन हेल्प यू। डू चेक इट आउट। तो इस केस में 5 जजेस की बेंच के सामने ये क्वेश्चन उठा कि क्या सेक्शन 34 और 37 के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है या नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की मेजोरिटी से ये कहा कि हाँ, कोर्ट के पास ये लिमिटेड पावर है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, सिर्फ इन 4 सिचुएशन में। ये 4 सिचुएशन क्या है? पहला, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड आया जिसमें थोड़ा सा पार्ट इनवैलिड है पर बाकी पार्ट वैलिड है, तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करते हुए, मॉडिफाई करते हुए इनवैलिड पार्ट को रिमूव कर सकती है और वैलिड पार्ट को प्रिजर्व कर सकती है। दूसरा, जब ये क्लियरली विजिबल है कि कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, क्लरिकल एरर हुआ, तो उसमें भी कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है और उसे मॉडिफाई करके ठीक कर सकती है। तीसरा, अगर ट्राइब्यूनल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही भूल गए, तो उसमें भी कोर्ट मॉडिफिकेशन का पावर इस्तेमाल कर सकती है। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंदर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करते हुए, कंप्लीट जस्टिस करने की पावर यूज करते हुए, कुछ रेयर सिचुएशन में भी मॉडिफिकेशन की पावर यूज कर सकती है। तो बाला सामने का जो जजमेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपैक्टफुल है? क्योंकि इसके पहले ना कोर्ट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे अगर आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज किया गया। पहला,
या तो उसे सेट असाइड कर दे या तो उसे रिमांड कर दे, मतलब वापस से फ्रेश आर्बिट्रेशन करने के लिए बोल दे। लेकिन बालासामी जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस जजमेंट में ये कहा गया कि कोर्ट के पास ये लिमिटेड पावर है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती। तो इससे पहले ना काफी कंफ्यूजन था, अलग अलग हाई कोर्ट्स की अलग अलग अप्रोच थी, लेकिन इस जजमेंट में ये सेटल किया गया कि हाँ, कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर इस जजमेंट की ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, तो इस केस में ना कोर्ट के पास दो ऑप्शन थे। पहला, या तो वो कंप्लीट बैन लगा सकते थे कि कोर्ट बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, या तो वो ये बोल सकते थे कि कोर्ट के पास इतनी खुली छूट है कि वो पूरा का पूरा आर्बिट्रल अवार्ड रीराइट कर सकते हैं। पर इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एक मिडिल ग्राउंड अचीव किया और ये कहा कि कुछ लिमिटेड सिचुएशन में कोर्ट मॉडिफिकेशन कर सकती है। और ये क्यों किया? ताकि पार्टीज को फ्रेश आर्बिट्रेशन फिर से ना करना पड़े, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अडॉप्ट ना करना पड़े। अब ये तो हो गए मेरिट। डीमेरिट की बात करते हैं तो इस केस में जो लोन डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है वो दिया है जस्टिस विश्वनाथन ने, और उन्होंने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। पहला, उन्होंने ये कहा कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो खुद से सेट असाइड करने की पावर देता है, उसी की बात करता है, मॉडिफिकेशन की नहीं। तो कोर्ट को भी स्टैट्यूटरी लिमिट, एक्ट की लिमिट को ध्यान में रखना चाहिए, उसे ओवरराइड नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आर्बिट्रेशन का मेरिट ही है पार्टी ऑटोनॉमी की फाइनल होता है, आपस में डिसाइड किया जाता है, तो कोर्ट को आर्बिट्रेशन के मेरिट्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि ऐसा करने से ना इंटरनेशनल अग्रीमेंट एनफोर्स करने में प्रॉब्लम आएगी, न्यूयॉर्क कन्वेंशन को एनफोर्स करने में प्रॉब्लम आएगी। तो कोर्ट्स को मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट सीरीज का हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट केस, जिसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे तो आपको इन कोर्सेज की लिंक भी मिल जाएगी, जिसे मैं और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया। तो एक बार मैं कह रही तो प्लीज चेकआउट कर लेना, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। पता चला कि उस कोर्स तुम्हारे काम भी आ सकता है, तो डू चेक आउट दोस कोर्सेज। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल राइट बैक टू यू। ऐसे ही एक एक करके हम इस पूरे साल के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझाने वाले, तो उनसे अपडेटेड रहने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।